जंगल में घुसने से पहले रास्ते की निशानदेही के लिए बाजरा गिराता जाता। तारे तो बस तारे था। वो आँख का आंसू हो गया। एक बार छलक जाए तो वापस आँख में जाता नहीं। वो निकली हुई सांस बन गया, बीता हुआ पल बन गया। घाघर से छिलका पानी तारे, मट्टी के कज्जे की तरेर तारे, मट्टी का चटखा बर्तन। तारे का घर से निकलना कोई सूरज का ग्रूब होना थोड़ी था कि अगली सुबह फिर नए दम हम से तलू हो जाए। तारे टूटा तारा हो गया, आसमान से टूटा और ज़मीन पर न जाने कहाँ जा गिरा। और बेजी दुरुस्त कहती थी, मर जाने वाले पर सब्र आ जाता है, गुम जाने वाले पर कैसे आए। तो इन 5 सालों में वहाँ यहाँ तक आ गई कि अच्छा चलो मरने की ही खबर आ जाए। फिर ये भी सोचने लगी मरने की भी छोड़ो, हाँ इनके तारे से इल्ज़ाम उतर जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि बहतान का दाग धुल जाए। मगर मासूमा अपनी बात की पक्की थी। इसने रो रो कर कस्में खाकर जो ड्रामा पेश किया वह झोल से पाक था। इस मुकदमे की वो वाहिद गवाह थी और वाक़ियात शवाहिद सब तारे के खिलाफ जाते थे। काश तारे होता तो वो सफाई देता, मगर तारे कब सफाई देने से वाकिफ़ था। सो सच बोले तो फिर मासूमा ही बोले। और बेजी को यकीन था कि तारे बेकसूर है। पहले पहल वो तारे के हक़ में सफाई देती थी, फिर ये भी छोड़ दिया। तारे भूला किस्सा हो गया था। कभी कहीं जिक्र छिड़ता तो बेजी लफ्ज़ ये रहती, हाँ पर वो मासूमा से ज़रूर कहती थी, जिस दिन इसने सच बोला इस दिन बात करेंगी। पर मासूमा मुझसे रहती, इसने सच ही कहा था। और वो तो अपने हमल के ज़ाया हो जाने का इल्ज़ाम भी तारे पर लगाती थी। इस वाक़े के वक्त वो 4 माह के हमल से थी। शादी के 2 साल बाद ये कर्म हुआ था। मासूमा का कहना था जब इस रोज़ तारे इस पर झपटा था वो बचाई के लिए भाग रही थी, तब तारे का ही गोडा इसके पेट में लगा था और तारे के जाने के 5वें दिन इसका हमल ज़ाया हो गया। बेजी ने सर झुकाकर इस इल्ज़ाम को भी सुन लिया और फिर हर साल हमल ठहरता और चौथे महीने यूं ही ज़ाया हो जाता, जैसे अचानक आने वाली छींक। पहले वाला तो तारे की वजह से ज़ाया हुआ तो बाद वाले। और मासूमा कहती थी बेजी ने इसे बद्दुआ दी है। जब ही तो चौथा महीना चढ़ते ही और बेजी खामोश रहती। तारिक ने शुरू में मासूमा को ये बकवास करने से मना किया, बेजी ऐसा कर ही नहीं सकती। मगर इन 5 सालों में वो भी जैसे कायल होने लगा कि वाकई ही मासूमा किसी बद्दुआ के ज़ेरे असर है। वे वाकई ही बेजी के अलावा कौन हो सकता है जो। फिर इसने ढके छुपे अल्फाज में अपना खदशा बेजी के आगे भी बयान कर दिया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला तारिक। अगर बदवा देनी होती ना तो खुले आसमान के नीचे खड़ी होकर झोली उठा कर देती। मुझे तो दुआ तक करना भूल गए, बेजी ने कहा था और तारिक से अगला लफ्ज़ भी ना बोला गया। तहज्जुद और चाशत लाकर 7 नमाज़ें पढ़ती हूँ एक दिन में, और इससे बड़ी क्या तकलीफ़ क्या सज़ा कि दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ और मांगने के लिए कुछ नहीं होता। सारे अल्फाज भूल गई हूँ तारक, सारे जुमले, सारी ख्वाहिशें, ज़रूरतें तक याद नहीं। 5 साल हो गए तारक, मुझे माफ़ कर देना तारक। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, मगर मुझे तारे के अलावा कोई और याद नहीं। बेजी, तारिक शिशदा रह गया। बेजी ने दोनों हाथ छोड़ दिए। तारिक ने लपक कर दोनों हाथों को थाम कर होंठों से लगाया, आँखों से लगाया। आपका असल मुजरिम तो मैं ही हूँ ना, मैंने ही तारे को। बेजी ने तारिक के होंठों पर हाथ रख दिया। आगे कुछ न बोल। शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर के पास ले गया था बेजी मासूमा को। वो कहती है कोई खराबी नहीं है, सब कुछ ठीक है, माँ भी ठीक है और बच्चा भी। मगर फिर भी चौथा चढ़ते ही तारिक ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस वक्त भी चौथा महीना था जब तारिक को तूने मारा था। बेजी का अंदाज सादा था मगर सवाल बहुत मायने खेज। तारिक चौंका और ठंडी सांस भरी। हाँ बेजी। दोनों के दरमियान खामोशी की चादर तान गई। थक गया हूँ बेजी। बेड़े के कोने में टोपा काट के अपनी औलाद को दबाते दबाते
सहन के कोने में गड्ढा खोदकर अपनी औलाद को दफन करते करते। दुनिया के कहने सुनने को वो गंदे खून का ना समझ में आने वाला लुथड़ा होता है, कराहत अंगेज़। मगर बेजी, मेरी पूरी हयाती, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें, जिसे अपने हाथों से ज़मीन में दबा देता हूँ। मेरी औलाद बेजी, अब दिल से ना दे, मेरी तसल्ली के लिए बस 2 लफ्ज़ कह दे, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। अच्छा चले, माफ़ कर दे। ना मैं तारक को इस तरह मारता, ना वो घर छोड़कर जाता, और ना तेरा भला क्या कसूर। बेजी ने नज़रें फेरी। मैंने मारा था ना इसे, मैंने आपका दिल दुखाया है बेजी, मैंने। तुझे ये क्यों लगा तारक कि मैं तेरे मारने से नाराज़ हुई थी? बेजी ने अजीब सवाल किया। तो फिर? तारक हैरान रह गया। मैं तो मारने की वजह से। बेजी ने जुमला मुकम्मल ना किया। मैं कभी ना मारता बेजी, आपको जितना तो नहीं, मगर मैं तारे से बहुत प्यार करता था। मगर मासूमा की इस हालत ने मेरी सोचने समझने की ताकत छीन ली बेजी। मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। मैं तो बस, मुझे तुझसे शिकायत नहीं तारक, बेजी ने हैरान कर दिया। तो फिर क्या मासूमा से? तारक आज सच तक पहुंचना चाहता था। हाँ, बेजी ने ठंडा सांस भरा। इसे बोल, सच बोले। अपने कमरे की खिड़की के अध खुले पर्दे से मासूमा को माँ बेटा साफ दिखाई दे रहे थे, सुनाई नहीं दे रहे थे, मगर इसके बावजूद मासूमा गुफ्तगू के मतन से बखूबी वाकिफ़ थी। वही तारिक का हरा लहजा और माजरत, माफ़ी की तलब, और वही बेजी की हकदर्मी बेतासुर चेहरे के साथ सुनते रहना, मगर कहना वही जो 5 साल से कह रही थी। तारक की नज़रों के ताक़ुब में मासूमा ने भी सहन के इस कोने को देखा जहाँ दाई ने और तारक ने इसके नामुकम्मल बच्चों को गाड़ा था 4 बार, और अब ये 5वीं बार। और एक दुनिया इस पर तरस खाती थी, रहम करती थी। बस बेजी, बस। और वो तारे, इसने जलती आंखों को मसला, इतना तो वो हाजिर रहकर भी महसूस नहीं होता था जितना इसने गायब होकर सताया, जलाया, कुसाया। कैसे याद था थारे, सब कुछ भूल गया। कैसा अजाब था तारे जो ख़त्म ही ना हुआ। कितनी नफ़रत थी इस सितारे से, घिन आती थी इसकी जानिब देखने से। मासूमा की नफीस तबा पर जैसे कोड़े लगते थे इसकी हरकतों से। वो बोल रहा होता तो सहा नहीं जाता, खामोश होता तब भी नाकाबिले बर्दाश्त। और सिर्फ बेजी ही का स्यापा थोड़ी था कि वो माँ है और चाहे चली जाती हैं। यहाँ तो सब अपने क्या और गैर क्या, सब इसे किसी पीर की मानी चाहने लगे थे। ये तो बेशती की होशमंदी थी कि उन्होंने बेटे को इंसान ही रहने दिया था, वगरना कुछ ज़ैफ़ और एतकाद तो फूंके मरवाने और सर पर हाथ फिरवाने आ ही जाते कि तारे अल्लाह लोग है। लेकिन मासूमा को इससे क्या, वो मौजूद था तब भी मासूमा को सर पर सवार लगता, अब नहीं था और ज़्यादा लगता। बल्कि मासूमा को भूलता ही नहीं था, भले से वो ला पड़ती या ख्याल को झटकती। अब्बा जी के जाने के बाद बेजी ने तारिक की वजह से तारिक के साथ शहर चलकर रहने से मना कर दिया, और तारिक के चले जाने के बाद भी तारिक ही की वजह से एक बार फिर मना कर दिया। तो अपनी बीवी को ले जा तारिक। मैं कैसे जा सकती हूँ? बेजी का सर नफ़ी महल था। तो आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी बेजी? अच्छा, मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तालिब भाई के साथ चली जाए। तारिक ज़िद हो गया। बेजी का सर सिर्फ नफ़ी में हिलता था, कतियत से भरपूर। ना तारक, ना तालब, सिर्फ तारे। बेजी के लब खुले। क्या मतलब तारे? तारिक चौंका। बेजी की आंखों में गम उभर आया। मैं बूहे नो जंदरा पा के टूट जावा ते पिछों मेरा परदेसी पुत्र आ गया ते जिंद वेख के कदी माँ नू माँ आखेगा। मैं दरवाजे पर ताला लगा कर चली जाऊं और पीछे से मेरा परदेसी बेटा आ गया तो ताला देकर फिर किसकी माँ को माँ कहेगा? तुसी दोवें जाओ।
میں اس دروازے کو نہیں چھڑ سکتی. تم دونوں جاؤ, میں اس دروازے کو نہیں چھوڑ سکتی. بے جی تسی کلے کس طرح رہو گے؟ بے جی آپ اکیلے کیسے رہیں گی؟ طارق بمشکل بولا. ایک نہ ایک دن تے کلے تے بندے نو ہونا ہی پیندا ہے. ایک نہ ایک دن تو انسان کو اکیلا ہونا ہی پڑتا ہے. بے جی فلسفی ہو گئی. طارق کی منطق اور دلیل پھر کیا بچتی؟ شریعت کہتی تھی بیوی شوہر کے ساتھ رہے، اور اگلے ہی صفحے پر طارق کے لیے یہ بھی درد تھا کہ ماں کی دل آزاری نہ کرے. طارق دوراہے پر، لیکن وہ کون سا معصومہ سے 7 سمندر کی دوری پر تھا؟ چچا خیر دین تو مرد تھے اور انہیں معصومہ کے شہر یا گاؤں کہیں بھی رہنے سے قطعی کوئی مسئلہ نہ تھا. ہاں چاچی خیر دین اٹھتے بیٹھتے ہو کے حقے بڑھا کرتی تھی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ معصومہ نے شہر جا کر رہنے کی ضد یکدم ہی چھوڑ دی. دراصل اس نے شروع کے احتجاج کے بعد ایک روز سوچا اسے اب یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی. جو فساد تھا وہ تو ختم ہوا. زندگی اب پرسکون تھی. اپنی مرضی کا سونا جاگنا، کہنا سننا، کوئی جواب دہ نہیں. ہاں بے جی کی خاموشی شروع میں منہ چڑھا کر اونیا تھی، نہیں تو نہ صحیح، اور پھر وہی خاموشی وقت گزرنے کے ساتھ سزا بن گئی. زندگی ٹھہرے پانی سی پرسکون، مگر ٹھہرے پانی سے تو بسانت اٹھتی ہے، کائی جمتی ہے. اور معصومہ کی زندگی بھر بے اولاد ہونے کی پھپھوندی لگ گئی تھی. بے اولادی بھی کیا، اولاد آنے کی نوید تو ملتی تھی مگر اولاد ہاتھوں میں آتی نہیں تھی. زردے میں رنگ نہ ڈالنے کی تنبیہ. سارے پنڈ نے بے جی کی ہردرمی پر تعصب کا اظہار کیا تھا. لوگوں کے پاس اب جیسے کوئی اور موضوع ہی نہیں تھا. سوال، خیال، اندازے، کچھ بے جی کا ساتھ دینے والے، کچھ معصومہ کے ساتھ، اور کچھ فقط چسکا لینے والے، کلائمیکس کے منتظر. معصومہ کے دن عورتوں نے انگلیوں پر گن رکھے تھے. معصومہ نے بھی اس بار سر دھڑ کی بازی لگائی تھی. آرام کرتی، بے حد و بے حساب کھاتی. پہلے تو بستر سے نیچے قدم ہی نہ اتارتی تھی. پھر بڑی شہری ڈاکٹر نے واک کی اہمیت بتائی تو صبح شام بیڑے کو ناپنے لگی، مگر تب بھی یوں چلتی جیسے پانی پر چلتی ہو. بے جی نے زردے میں رنگ ڈالنے والے معاملے کو زندگی موت کا مسئلہ بنایا تھا. مگر اس کے بعد وہ اس سے کچھ نہ بولی. چاچی خیر دین نے کسی بڑے پہنچے بابا جی سے تعویذ لا کر پورے گھر کے کونوں میں گاڑے. خود معصومہ کی گردن بازو پیر تک سے تعویذ اور کالے دھاگے بندھے ہیں، اور معصومہ کا چوتھا بخیر و خوبی گزر گیا اور 5واں شروع. اور یہ پہلی بار ہوا تھا. اس بار آنے والی جمعرات کو طارق نے کھیر کی دیگ بنوا لی. وہ بہت خوش تھا. اس نے صدقے کے لیے کالا بکرا ذبح کیا. معصومہ کی امی بھی آ گئی تھی اور بڑی جتاتی نگاہوں سے بے جی کو دیکھتی تھی کہ اس بار تیری بددعا اب نہیں چلنی، پکا توڑ کیا ہے. بے جی مسکرا دی. طارق بہت مگن و مصروف و مگن تھا. کھیر کی دیگ کھلی. پورے پنڈ کے بچے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے، بس جلدی سے مل جائے. مگر طارق نے یہ کیا کیا؟ ایک پیالہ بھر کے لایا اور بے جی کے سامنے کھڑا ہو گیا. ایک دنیا تماشا دیکھنے والی تھی. اب کیا ہوگا؟ اور شیش در کھڑی معصومہ نے سوچا اگر بے جی نے کھیر کھا لی تو سمجھو مراد پوری ہو گئی، لیکن اگر منع کر دیا؟ پھر بے جی نے سر اٹھایا، پھر نظریں. طارق پیالہ تھامے انہی کو دیکھ رہا تھا، اور ان کی نظروں میں کیا کیا نہیں تھا، سب کچھ. تڑپ، طلب، امید، خواہش. سامنے ہی تو جگر کا ٹکڑا کھڑا تھا. طارق کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں سوال تھا. میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں بے جی. بے جی نے پیالہ پکڑ لیا اور انگلی سے کھیر بھر کے منہ میں ڈالی. پیالہ گود میں رکھ لیا. کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر سب انہیں دیکھ رہے تھے. بے جی نے طارق بے جی کی چڑھائی پر ٹک گیا اور بے جی کو کھاتا دیکھنے لگا.
हर एक को नज़रअंदाज करती बेजी ने तारिक को देखा, जो बहुत पुरसुकून निगाहों से इन्हें देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली तो बेजी ने अपनी खीर से भरी उंगली तारिक के होंठों से लगा दी। तारिक ने उंगली चाट ली और फिर बेजी का हाथ चूम लिया। फिर इनसे लिपट गया और बालों के बोसे लिए। 5वां भी गुजर गया, 6ठा भी, 7वां, खतरनाक 8वां, यहाँ तक कि 9वें का आगाज़ हो गया। चाची खैर दिन तो 8वें में ही बेटी की देखभाल के घर से आ गई थी। माँ बेटी सारा दिन एक दूसरे में मगन रहती, बेजी को मुकम्मल नज़रअंदाज करके, और वो बेजी को नज़रअंदाज करती थी या जिता जिता कर रहती थी। बेजी को इस सब की कोई परवाह न थी। अब इतने बुढ़ापे के बाद यूं भी दुनियादारी करना जचता नहीं था। चाची खैर दिन घर की हर शय पर हावी नजर आई। पूरे पिंड के लिए यह अनोखा मंजर था कि बहू की माँ यूं प्रधान बनकर रह रही है। पिंड की औरतें मासूमा का हाल अहवाल लेने रोज आती। इतनिया शुगल हाथ आ गया था सबके, समातों का चस्का। बेजी ने हमदर्द बनकर चुगली करने आई औरतों को मानो लब खिलते ही टोक दिया। मेरे साथ अपनी बात करो या मेरी बात। कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, यह ना करना। कोई बड़ी दिलगिरी से कहती, आपको तो जीते जी ही दीवार से लगा दिया बेजी। चलो नूह की तो खैर है, मगर नूह की माँ कैसे घूमती है जैसे वही मालकिन हो। मालकिन की क्या बात, ये तो इनकी मेहरबानी है जो वो मेरे करने वाले काम करती है, वरना फ़र्ज़ तो मेरा है कि मैं बहू को संभालती। बेजी रसानियत से सारी कहानी बदल देती। कहने वाली को मुंह की खानी पड़ती, मगर फिर कोई हिम्मत करके एक कोशिश की मुसादिक लब खोलती। तारे को बाकायदा कोसती है नूह की माँ। बेजी पूरी तरह चौंकती। कोसना क्या, चाची बता रही थी तारे ऐसा ही था। अब तारे सामने तो है नहीं कि बोले। मासूमा झूठ कहती है, और जाने दें इस नमाने होना भी था तो कौन सा सच बता देना था। हर औरत एक एक जुमला कहकर इल्ज़ाम ही लगा देती, सफाइयाँ भी दे देती, मगर मकसद वही कि बेजी सुन लें या कुछ बोल दें। तारे का नाम ना लो, जाओ जाकर अपनी हांडी रोटी देखो। बच्चे थके होंगे, बेजी मुतवाज़न लहजे में कहती, और आने वालियों के उठने से पहले खुद जगह छोड़ देती। इधर मासूमा खा खा के फटने जोगी हो गई थी। औरतें पेट पीछे मुंह पर हाथ रख के हंसती। अनोखा बच्चा पैदा करने जा रही है मासूमा। बेजी के सामने तो ऐसे ही चलती है और इन्हें यूं देखती है जैसे कोई अपनी बांझ सोच को जलाता है कि देखो जी मैं क्या हूँ और तुम नहीं हो सकी। ही। अभी तो 18-20 दिन बाकी थे जब गांव की औरतों ने तारक को अंधाधुंध दाई नज़ीरा का दरवाज़ा बजाते देखा। फिर सर पर दुपट्टा उतारती दाई तेज़ कदमों से तारक के साथ भागी और पीछे दाई की बहू शमीम भी। मिनटों के अंदर औरतों ने दीवारों से मुंह निकालकर या फिर ऊंची आवाज़ें लगाकर सारे पिंड में खबर कर दी। मासूमा का टाइम पूरा हो गया। तारक दाई नज़ीरा को ले गया है। कई औरतों ने अपने काम नौ उम्र बच्चियों पर डाले और मासूमा के घर की तरफ भागी। बहुत सी ने पकती हांडी के नीचे जलती आग पर पानी में घुसने से